मेरे कमरे के दरवाजे पर वो खड़ी थी, जख्मी, खामोश, और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे बरसों से किसी ने सुना ही न हो। वो मेरी भाभी थी। उसकी खामोश आंखों में झांकते ही मेरे अंदर एक सनसी सी दौड़ गई। मेरा नाम जीन है। जिंदगी में कई रिश्ते देखे, मगर एक रिश्ता ऐसा था जिसने मुझे हमेशा खामोश रहने पर मजबूर किया। वो था मेरा और भाभी रोबीना का रिश्ता। नबील मेरा बड़ा भाई था, एक कामयाब कारोबारी, मगर गुरूर उसके लहजे से टपकता था। उम्मी का लाडला था, इसलिए जो कुछ करता सब दरस्त माना जाता। रोबीना इसकी बीवी थी, खूबसूरत नहीं थी, मगर रंग सानुला होने के बावजूद कशिश गस्ब की थी। बड़े से बड़े तूफान को भी सह सकती थी। हम सब एक ही घर में रहते थे। नबील अक्सर रोबीना से लड़ता और कभी कभार हाथ भी उठा लेता। अम्मी हमेशा नबील का साथ देते और रोबीना को चुप रहने का मशूरा देती रहते। मैं छोटा था, इसलिए बोलने का हक नहीं था, मगर दिल में एक आग सी लगती थी। कई बार दिल चाहा कुछ कहूँ, चीख कर सबके सामने उसकी सच्चाई बयान करूं, मगर जबान जैसे ताला लगा लेती। रोबीना मुझे हमेशा देवर की नजर से ही देखती थी और मैंने भी उसे हमेशा इज्जत दी। इसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी थी, कोई और जज्बा नहीं। वो अक्सर काम के दौरान मेरे करीब होती, मगर कभी भी कोई ऐसी बात या हरकत नहीं की जिससे कोई गलत फहमी पैदा हो। वो जानती थी कि मैं सब कुछ देखता हूँ, मगर कभी कुछ कहता नहीं। शायद इसी खामोशी ने हमारे बीच एक कहीं सी कुर्बत पैदा कर दी थी। एक दिन नबील किसी पार्टी से वापस आया, नशे में धत था। मैं अपने कमरे में था जब मुझे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोला तो रोबीना बाहर खड़ी थी, चेहरा जख्मों से भरा हुआ और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस नीचे बैठ गई। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसे अंदर ले आया, उसे पानी दिया, उसका दुपट्टा ठीक किया और बैठने को कहा। वो कुछ देर तक रोती रही, फिर सिर झुकाए खामोशी से वापस चली गई। इस रात में बहुत देर तक जागता रहा। न मैं सो सका, न वो मंजर भूल पाया। इस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि कभी कभार खामोश रहना भी एक फरीजा बन जाता है। अगले दिन नाश्ते की मेज पर फजा में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। अम्मी हमेशा की तरह रोबीना पर तनकीद कर रही थी, कभी चाय में चैनी ज्यादा होने पर, कभी नाश्ता देर से आने पर। नबील खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी खामोशी में एक थिकन छिपी थी, जैसे वो बहुत कुछ सहकर अब अंदर से खाली हो चुकी हो। मैं रोजाना सुबह ऑफिस जाने से पहले हमेशा एक नजर रोबीना पर डालकर निकलता था, मगर आज पहली बार उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उस नजर में ना कोई अल्तजा थी, न शिकायत, सिर्फ एक सवाल था, जैसे वो पूछना चाहती हो, आखिर कब तक वो ये सब बर्दाश्त करती रहेगी। वो पल बहुत अजीब था। मैं नजरें चराकर निकल गया। दिल में एक घटन सी महसूस हुई। खुद को चूर मुजरिम महसूस कर रहा था, जैसे मैं भी किसी जुर्म करने वाले का साथ दे रहा था। दिन भर आपस में वही मंजर दिमाग में घूमता रहा, उसकी जख्मी पेशानी, कांपते हाथ और खामोश आंखें। मैं जानता था कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उम्मी नाराज होंगी, नबील दुश्मन बन जाएगा और रोबीना को ही इल्जाम दिया जाएगा, उसके किरदार पर अंगलियां उठाई जाएंगी। मगर ये भी हकीकत थी कि मैं अब मजीद ये सब देख नहीं सकता था। रात को देर से वापसी हुई। दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा था, मगर दिल फिर से बोझल हो गया। न मैं उसे बचा सका, न खुद को इल्जाम से। मैं जानता था कि कल फिर कुछ नया होने वाला है, क्योंकि जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगे थे, रूह तक घायल हो चुकी थी, रिश्तों में दरार आ चुकी थी, और वो दरार शायद अब मजीद गहरी होने वाली थी। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं अपने कमरे में लेटा करूटें बदल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? आहिस्ता से उठा, दरवाजा खोला तो रोबीना सामने खड़ी थी। उसकी पेशानी पर पुराना जख्म अब भी हल्का सरख था, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द, और वो कांप रही थी। एक पल को मुझे लगा जैसे वक्त रख गया हो। बगैर कुछ कहे वो नीचे जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके जिस्म में अब और बर्दाश्त बाकी ना हो। मैंने उसे कुंधों से पकड़ा और उठाने की कोशिश की, फिर आहिस्ता से झुका और उससे कहा, चलें अंदर बैठें। वो बगैर किसी मुजाहमत के उठी और मेरे कमरे में आ गई। मैंने कर्सी खींच कर दी, पानी का गिलास बढ़ाया। वो बस थोड़ा सा पीकर चुप बैठ गई। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके आंसू आहिस्ता आहिस्ता बहने लगे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, बस आंखों से पानी निकल रहा था, जैसे आंखें खुद से खाली हो रही हों। मैंने धूपटा दिया कि अपने बाल संभाल ले, मगर उसने थामा तक नहीं। तब पहली बार मैंने हिम्मत की और बहुत आहिस्ता से कहा, भाभी आप मेरी इज्जत हैं। मैं जानता हूँ ये सब सहना आसान नहीं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। चाहे तो दुनिया से लड़ जाऊं, मगर पहले आप खुद से लड़ना सीखें। उसने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, जैसे मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रही हो, फिर नजरें झुका लें और बगैर कुछ कहे उठकर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो मैं वहीं बैठा रह गया। रात मजीद खामोश हो गई थी। उस एक लम्हे ने मेरा बाकी का चैन छीन लिया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी दिल में अजब सी शर्मिंदगी थी, जैसे किसी और के दर्द को देखकर भी कुछ न कर पाना खुद एक गुनाह हो। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त मैंने रोबीना को देखा।
वो फिर से वही पुरानी रोबीना बन चुकी थी, सर पर दोपटा, नजरें झुकी हुई, आवाज दबीज और चेहरे पर वही बेरंग खामोशी। नबील सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अम्मी मामूल के मुताबिक नाश्ता में नमक कम होने पर तनकीद कर रही थी। अम्मी ने अचानक रोबीना से पूछा, रात को कहाँ चली गई थी? रोबीना ने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, बस वॉशरूम गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने महसूस किया कि उम्मी की नजरें शक भरी थीं, और नबील ने भी अखबार से नजरें उठाकर एक पल रोबीना की तरफ देखा। इस दिन दोपहर को नबील ने मुझे बाहर चलने को कहा। गाड़ी में बैठे तो वो खामोश रहा। कुछ देर बाद बोला, कुछ दिनों से तुम्हारी भाभी बहुत अलग लग रही है, ख्याल रखना, कहीं ये तुम्हारे ज्यादा नर्म लहजे की वजह से न हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। मैं जानता था वो क्या कहने चाह रहा था, ढके छुपे लफ्जों में उसने बहुत कुछ कह दी था। शाम होते होते घर का माहौल और सर्द हो चुका था। उम्मी रोबीना से ज्यादा सख्त लहजे में बात करने लगे, जैसे किसी शक ने दिल में जगह बना ली हो। मैं खामोश था, रोबीना भी खामोश थी। इस घर की दीवारों में सरगोशियां होने लगी थीं, और इन सरगोशियों का मरकज वो पल था जब एक जख्मी औरत ने अपने दर्द को किसी के सामने बेआवाज रखा, और एक मर्द ने उसे बस इज्जत दी, बस इज्जत। मगर शायद लोगों को यही बात सबसे ज्यादा खटक रही थी। सुबह का वक्त था। मैं हमेशा की तरह तैयार होकर नाश्ता करने आया। नबील पहले से मौजूद था और अम्मी रोटियां सेंक रही थी। रोबीना किचन के कोने में खड़ी थी। मैं बैठा ही था कि नबील ने अचानक कहा, अम्मी, आपने मोहल्ले की बात सुनी? लोग अब घर की औरतों के बारे में भी बातें करने लगे हैं। उम्मी ने चौंक कर नबील की तरफ देखा। क्या मतलब? किस औरत की बात कर रहे हो? नबील ने अखबार मेज पर फेंकते हुए कहा, जिसको रातों को नींद नहीं आती और जो दरवाजे बंद होने के बाद भी बंद नहीं रहती। फदा एकदम थम गई। रोबीना के हाथ में चम्मच कांपने लगा और मैं कुर्सी पर सईधा होकर बैठ गया। नबील ने मेरी तरफ देखकर कहा, दीवर होकर तुम जितना ख्याल रख रहे हो वो सबको नजर आ रहा है। उम्मी ने नजरें रोबीना पर गाड़ दें और रोबीना ने सिर झुका लिया जैसे कोई जुर्म कबूल कर लिया हो। मैं कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन जबान जैसे जमी हुई थी। ये इल्जामात न सिर्फ झूठे थे बल्कि घटिया थे, मगर सबके दिल में अब वही एक ख्याल था कि शायद कुछ न कुछ तो हुआ होगा। इस दिन पहली बार रोबीना ने बगैर कुछ कहे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, और मैं पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा था जैसे मेरे दिल का बोझ मेरी जबान तक आ तो रहा है मगर लफ्जों में ढलने से इनकार कर रहा हो। मुझे अंदाजा हो चुका था कि अब बात सिर्फ शक तक महदूद नहीं रही, अब मामला इज्जत और किरदार तक पहुंच चुका है। रात को जब मैं कमरे में आया तो दरवाजे के नीचे एक पर्ची रखी थी, सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, मैं जा रही हूँ। दिल बैठ गया। मैंने फौरन दरवाजा खोला और रोबीना के कमरे की तरफ दौड़ा, मगर वो जा चुकी थी। सिर्फ उसकी चप्पलें दरवाजे के करीब रखी थीं, जैसे जाते हुए भी आवाज न हो। घर में खामोशी फैल गई थी, जैसे दीवारें भी हैरत में हो कि वो औरत जो बरसों से हर इल्जाम, हर ताना, हर जख्म को चुपचाप सहती आई थी, अचानक सब छोड़कर चली गई। अम्मी बार बार दरवाजे की तरफ देखते, कभी कमरे में जाकर कुछ तलाश करते, फिर गुस्से से वापस आ जाते। कुछ न कुछ चल रहा था, वरना इज्जतदार औरतें यूं घर छोड़कर नहीं जाते। नबील सोफे पर टांग रखे बैठा था, चेहरे पर गुस्सा कम और अना ज्यादा थी। वो बार बार कहता, मैंने उसे इज्जत दी, वही काफी नहीं था? मैंने कुछ नहीं कहा, पूरे दिन एक लफ्ज नहीं बोला। कमरे में आया तो लगा जैसे हर चीज उसकी खुशबू से भरी है। मैं जानता था कि वो वापस नहीं आएगी। उम्मी अब मोहल्ले वालों को कुछ और कहानी सुना रही थी। नबील ने सबके सामने खुद को मजलूम शोहर के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था। रोज एक नई कहानी, एक नया जमला, और हर जमले में रोबीना कसूरवार थी। मैं रोज सुनता रहा, बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि मेरे लिए सच सिर्फ वो खामोश रात थी जब एक जख्मी औरत मेरे दरवाजे पर आई थी और सिर्फ एक गिलास पानी पीकर चुपचाप वापस चली गई थी। चंद दिन बाद कोरियर कंपनी वाले ने एक लिफाफा मेरे नाम का थमाया। मैंने कमरे में आकर धड़कते दिल के साथ उसे खोला। सीन, शुक्रिया कि तुमने उस रात मुझे इंसान समझा जब मैं बेबस तुम्हारे दरवाजे की चौखट पर बैठी थी। मैं देर तक वो पर्चा हाथ में लिए बैठा रहा। वो चली गई थी, मगर पहली बार ऐसा लगा कि शायद अब देर हो चुकी है। उसके जाने के बाद घर जैसे एक खामोश कब्रिस्तान बन गया था। वो जो रोज सुबह सबके लिए चाय बनाती थी, जो खामोशी से उम्मी की बातें सुनकर भी मुस्कुरा देती थी, अब उसकी कमी हर कोने में महसूस होने लगी थी। अम्मी ने खुद को कमरे में महदूद कर लिया था, मोहल्ले की औरतों के सवालात से बचने के लिए। नबील अब दिन रात गुस्से में रहने लगा था। मैं बस चुप था, आफस जाता, वापस आता और कमरे में बंद हो जाता। हर चीज मामूल की लगती, मगर अंदर एक खालीपन था जो किसी से कह भी नहीं सकता था। रोबीना के वो अल्फाज रोज जहन में गूंजते थे। एक दिन अम्मी ने खाने की मेज पर अचानक कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जीन। तुमने उसे इतनी अहमियत दी कि वो खुद को कुछ समझने लगी। एक बहू को जितना इज्जत मिलनी चाहिए वो इतनी ही ठीक होती है, इससे ज्यादा दी जाए तो वो सर पर चढ़ जाती है। मैंने सर झुका लिया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। सच तो ये था कि वो चली गई थी और अब कुछ वापस नहीं आ सकता था।
रात को मैं छत पर गया। अंधेरा फैला हुआ था और आसमान बिल्कुल साफ। एक तारा खास तौर पर चमक रहा था, जैसे वही कुछ कहना चाहता हो। मैंने आंखें बंद की और पहली बार दिल से दुआ मांगी, अगर कहीं वो सुन रही हो तो बस खुश रहे, उसे कभी दोबारा ये साबित न करना पड़े कि वो बेकसूर थी। क्योंकि हम जैसे लोग जो सिर्फ देखते हैं मगर बोलते नहीं, वो अक्सर सबसे ज्यादा कसूरवार होते हैं। कई दिन गुजर चुके थे। रोबीना का जाना, उसकी यादें कमरे, राहदारियों और मेरे दिल में वैसे ही जिंदा थीं। मोहल्ले में चुप की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक शाम में बाजार से वापस आ रहा था तो मस्जिद के बाहर एक बूढ़ी खातून मिली, जिन्हें मैं अक्सर बचपन से देखता आया था। उन्होंने मुझे रोक कर कहा, बेटा, वो बहू जो तुम्हारे घर में थी, उस जैसी औरतें कम नसीब होती हैं, मगर उनके जाने के बाद सबको उनकी कीमत समझ आती है। मैं खामोश खड़ा रहा, सिर्फ सिर हल्ला दिया। तुम्हार भाई बदकिस्मत है जिसने उसे ठुकरा दिया। दिल जैसे फिर से भर आया था। उनकी बातें सच थीं, मगर अब ये सच किसी काम का नहीं रहा था। कमरे में वापस आकर मैंने अपनी अलमारी से वो कागज निकाला जो रोबीना ने भेजा था। रोज उसे पढ़ता, फिर तह करके रख देता। कुछ दिन बाद नबील ने अचानक ऐलान किया कि वो दूसरी शादी करने जा रहा है। सब हैरान थे, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। अम्मी ने तो जैसे पहले से सोच रखा था, फौरन रिश्ते देखने का सिलसिला शुरू कर दिया। उनकी जबान पर एक ही बात थी, अब जिंदगी चलानी है, रखे तो सब बर्बाद हो जाता है। मैं खामोशी से ये सब देखता रहा, सुनता रहा, मगर दिल जैसे किसी पुराने जख्म को दोबारा खुलता महसूस कर रहा था। नबील अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर की खोखलाहट साफ नजर आती थी, लेकिन वो उसे छिपाने की पूरी कोशिश करता। दिन भर खुश रहने का नाटक करता, मगर रात को अक्सर छत पर अकेला बैठा होता और सिगरेट के धुएं में जाने क्या तलाश करता रहता। मुझे एहसास था कि वो रोबीना को याद करता है, मगर उसकी अना उसे कभी ये मानने न देगी, और शायद अब कुछ मानने से फर्क भी नहीं पड़ता। एक दिन नबील ने मेरे कमरे में आकर बैठते ही कहा, ज़ैन, अगर तू उस वक्त मेरी जगह होता तो क्या करता? क्या उसे रोक लेता? उसकी आवाज में थिकन थी, और शायद कुछ सच भी। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर सिर्फ इतना कहा, नबील, मैं कुछ करता या न करता, लेकिन कम से कम उसे सुन जरूर लेता। तुमने कभी सुना ही नहीं। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर उठा और चुपचाप कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो मुझे लगा जैसे बरसों का एक बोझ हल्का हो गया हो। पहली बार नबील ने खुद से सवाल किया था, और वो सवाली निगाहें रोबीना की गैर मौजूदगी में भी बहुत कुछ कह गई थीं। घर में शादी की बातें हो रही थीं, कपड़े, जीवर, रिश्ते, दावतें, सब कुछ चल रहा था, मगर उन सब के बीच में एक खला था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शायद दिखाना ही नहीं चाहते थे, मगर मुझे वो खला साफ महसूस हो रहा था, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं रहा। नबील की दूसरी शादी हो गई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा एक आम घर में होता है। मेहमान, हंसी, खाने, बातें, और वो मसनूई खुशियां जो सिर्फ चंद दिनों के लिए पर्दा डालती हैं। नई दुल्हन आई, सबने मुस्कुराने की कोशिश की। अम्मी ने एक बार फिर सास बनने का किरदार संभाल लिया, और नबील ने शोहर बनने का। मैं छत पर बैठा था, वही जगह जहां मैं रोबीना के जाने के बाद कई रातें गुजार चुका था। आज भी हुआ वैसी ही थी, खामोश और बेचैन। मैंने आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा मेरी यादों में आज भी वैसे ही ताजा था, जैसा पहली बार उसे जख्मी हालत में देखा था। उसकी आंखों की वो महरूमी जिसने मुझे रोला दिया था, उसके सब्र का वो बोझ, सब कुछ मेरे अंदर आज भी जिंदा था। कई महीने गुजर चुके थे, जिंदगी चलती रही, मगर मेरे अंदर एक बेचैनी फैल रही थी। मैंने आफत से छुट्टी ली, पुरानी चीजें समीटें, और एक दिन बना किसी को कुछ बताए निकल पड़ा। दिल में सिर्फ एक नाम था, रोबीना। न उसका पता मालूम था, न रास्ता। कई दिनों की तलाश, कई दरवाजे, कई बंद आंखें, कई सवालों के बाद एक छोटे से कस्बे की एक स्कूल टीचर ने रोबीना का नाम लिया। मैं वहां पहुंचा तो एक छोटे से घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। दरवाजे पर एक पुराना पर्दा हल रहा था। मैंने दस्तक दी और वो सामने आई। चेहरे उतरा हुआ, पहले से भी कमजोर, मगर मुझे देखते ही उसने गर्मजोशी से मुझे सलाम किया। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा, और उसने भी कुछ नहीं पूछा। कुछ लम्हे वैसे ही गुजर गए, जैसे बरसों का बोझ एक पल में उतर गया हो। फिर उसने बस इतना कहा, तुम देर से आए, मगर खुशी है कि आए। शायद कोई तो मर्द है था इस दुनिया में, वरना ये दुनिया बेहिस लोगों की है। मैं मुस्कुरा दिया। वो उठी और अंदर से मेरे लिए ठंडा पानी ले आई। मैंने पानी का गिलास पिया और सिर्फ इतना कहा, चलो गई मेरे साथ। वो मुस्कुराई और बोली, पहले मौलवी साहब को तो बुला लो। मैं उसी वक्त उसको मोहल्ले की मस्जिद में ले गया और माज़ेज नमाजियों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। कुछ दिन बाद मैं उसे लेकर वापस अपने घर में आ गया। नबील ने और मेरी माँ ने बहुत शोर मचाया, मगर अब बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। अब वो मेरी बीवी, मेरी इज्जत थी। कुछ उर्सा बाद कंपनी वालों ने मुझे दुबई इंटर्नशिप पर भेज दिया। मैं रोबीना को लेकर दुबई आ गया, जहां आज वो मेरे साथ खुश व खर्म जिंदगी गुजार रही है।